नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी पीएम मोदी और अमेजन के बीच रिश्तों की, राजस्थान बीजेपी में गहरी होती दरार की, हरियाणा में सीएम बदलने की तैयारी की, जानेंगे क्यों सीएम ममता ने भवानीपुर में कही सीएम पद छोड़ने की बात, पेगासस जासूसी मुद्दे पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बात करेंगे उत्तराखंड में हुई किसान महापंचायत में टिकैत के बयान की और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार की नल जल योजना पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, योजना को बताया नल धन योजना। योजना में सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के चलते आम आदमी पार्टी ने कसी कमर, बेरोजगारों को साधने में जुटी आप। 70 विधानसभा सीटों में करेगी रोजगार गारंटी यात्रा। नैनीताल विधानसभा से शुरू होगी यात्रा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मंदिरों में दलितों के प्रवेश के बारे में बोलते समय रखें सतर्कता। बीजेपी ने मांझी के भगवान राम वाले बयान पर की थी आलोचना। शेयर बाजार में आई तेजी, 958 अंकों की तेजी के साथ 59,885 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 276 अंकों की तेजी, 17,823 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्र सरकार लगभग हर मुद्दे को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहती है। कृषि बिल और निजीकरण के मुद्दे के चलते अभी तक सरकार पर आरोप था कि वो सिर्फ अपने मित्रों यानी देश के उद्योगपतियों का ही भला सोचती है। लेकिन अब मुख्य विपक्ष दल कांग्रेस ने सरकार पर ई कॉमर्स कंपनियों का भला करते हुए छोटे छोटे दुकानदारों की दुकानों पर ताले लगवाने का आरोप लगाया है। आखिर क्या कहना है कांग्रेस का, देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष की तरफ से देश की मोदी सरकार पर लगातार आरोप लगाया जाता है कि ये सरकार आम जनता की नहीं बल्कि मित्रों की सरकार है, जिसको लेकर कांग्रेस हर बार सरकार से सवाल भी पूछती नजर आती है। लेकिन इस बार कांग्रेस के निशाने पर सिर्फ देशी कंपनियां ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियां भी आ गई हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी बात रखने के लिए ट्विटर का सहारा लिया है। दरअसल कांग्रेस ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के भुगतान को लेकर मोदी सरकार से सवाल किया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार पर निजी व विदेशी कंपनियां हावी हैं। कंपनियां अपने हित में कानून बनवाती हैं। अगर यह सत्य नहीं है तो मोदी सरकार बताए, अमेजन की 6 कंपनियों ने मिलकर 8,546 करोड़ रुपए का भुगतान किसको और किस उद्देश्य से किया गया। देशवासियों के सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस ने अपने ट्वीट में सरकार से सवाल किया। इसके अलावा एक और ट्वीट करते हुए सरकार पर छोटे छोटे दुकानदारों और उद्योगों को खत्म करने का भी आरोप लगाया है। मोदी सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के हित में कानून बनाकर छोटे छोटे दुकानदारों और उद्योगों को खत्म करना चाहती है। मोदी सरकार देश के छोटे छोटे दुकानदारों उद्योगों को खत्म करने की पटकथा क्यों लिख रही है। दरअसल अमेरिका की ई वाणिज्य कंपनी अमेजन ने 2018-20 के दौरान भारत में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए कानूनी गतिविधियों पर 8,546 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब इसके बाद से ही सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अब कांग्रेस के सरकार पर लगाए गए ये आरोप कितने सही हैं या गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस सरकार के राज में कांग्रेस के हाथ में मुद्दों की कमी नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के हित में कानून बनाकर छोटे छोटे दुकानदारों और उद्योगों पर ताले लगवाना चाहती है। सरकार आम लोगों की चिंता नहीं करेगी तो उसका नुकसान भी उठाएगी और बीजेपी इस नुकसान की संभावना से ही चिंता में दिख रही है। इसके लिए चिंतन शिविर भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान में बीजेपी के चिंतन शिविर से एक और चिंता सामने आ गई है। यहाँ गुटबाजी ने पार्टी की बुनियाद ही खोखली कर दी है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में अभी 2 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन बीजेपी को अभी से राजस्थान विधानसभा की चिंता सताने लगी है। पार्टी राजस्थान की सत्ता में तो नहीं है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी जरूर है और अब सत्ता में वापसी चाहती है। इसीलिए उसने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि भले ही पार्टी चिंतन शिविर करके खुद को मजबूत दिखा रही है, लेकिन असल में पार्टी के अंदर ही लड़ाई छिड़ गई है। बड़े नेताओं में आपसी खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। इसे कम करने की ही हर कोशिश नाकाम ही साबित हो रही है। कुंभलगढ़ में 2 दिन तक बीजेपी के चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में सीएम फेस को लेकर साफ कर दिया गया कि फिलहाल राजस्थान में पार्टी का चेहरा पीएम मोदी ही होंगे। पीएम के चेहरे पर सामूहिक नेतृत्व में भी राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा।
वैसे चिंतन शिविर लगाया गया था कि पार्टी में गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन चिंतन शिविर से संदेश बढ़ती गुटबाजी का ही निकला। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस चिंतन शिविर से दूरी बनाए रखी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव इस चिंतन शिविर से गायब रहे। बीजेपी नेताओं के पास इस बात का कोई जवाब भी नहीं है कि राजस्थान बीजेपी के चेहरों में शुमार ये दिग्गज चिंतन शिविर में क्यों नहीं पहुंचे। वसुंधरा राजे सिंधिया गुट की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि यदि उन्हें सीएम प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो पार्टी में बगावत हो सकती है। दरअसल सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद से राजस्थान में बीजेपी में गुटबाजी तेज हो गई है और बीजेपी के चिंतन शिविर में भी इसकी छाप दिखाई दी। यानी साफ है कि बीजेपी के अंदर ही कलह अब बढ़ चुकी है। कलह का कारण विधानसभा चुनावों में सीएम चेहरे को लेकर है। ऐसे में पार्टी ने अभी पीएम को ही आगे रखने का फैसला लिया है। बीजेपी की चिंता दर्शा रही है कि गुटबाजी ने पार्टी की बुनियाद ही खोखली कर दी है। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी का चिंतन शिविर पार्टी की चिंता दर्शा रहा है। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, अब पार्टी को हर राज्य की चिंता सताने लगी है, जहां वो सत्ता में है और जहां वो सत्ता में नहीं है, क्योंकि पार्टी को अब आगे की राह कठिन होती दिख रही है। यही कारण है कि आलाकमान बीजेपी शासित राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन में जुट गए हैं। तो अब किस राज्य का है अगला नंबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी का हर सीएम इन दिनों चिंता में है। चिंता है कि उसकी कुर्सी कब तक रहेगी। वैसे मुख्यमंत्रियों की इस चिंता की ओर इशारा पिछले दिनों राजस्थान में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कर दिया था। गडकरी ने भले ही हल्के फुल्के अंदाज में बात कही हो, लेकिन हकीकत यही है कि आज बीजेपी का हर सीएम चिंता में है और ये चिंता बढ़ी हुई है पार्टी के अंदरूनी सर्वे से। बीजेपी आलाकमान ने हर राज्य में सर्वे कराया है। इसके लिए कई निजी एजेंसियों का भी सहारा लिया गया है। सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि देश के सबसे अलोकप्रिय 10 मुख्यमंत्रियों में 7 बीजेपी के हैं। ये रिपोर्ट इस महीने की शुरुआत में आई थी और रिपोर्ट का पहला असर गुजरात में दिखाई दिया, जहां विजय रूपाणी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और अब बीजेपी के रडार पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। एक सर्वे में उन्हें बीजेपी का सबसे कमजोर सीएम बताया गया है। यानी खट्टर के नेतृत्व में यदि बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो पार्टी की हार तय मानी जा रही है। किसान आंदोलन ने खट्टर की परेशानी और ज्यादा बढ़ा रखी है। वैसे खट्टर को पीएम नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है, लेकिन जिस तरह से गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की पीएम और गृह मंत्री से करीबी भी काम नहीं आई, वैसे ही खट्टर के लिए भी पीएम से करीबी काम नहीं आएगी। बीजेपी आलाकमान ये तय कर चुका है कि अब हरियाणा में भी बदलाव जरूरी है। ऐसे में कभी भी मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा मांगा जा सकता है। वैसे इस सर्वे में एक चौंकाने वाली बात भी थी कि कांग्रेस शासित राज्यों में सबसे कमजोर स्थिति पंजाब की बताई गई थी, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ माहौल बताया गया था। ये सर्वे भले ही बीजेपी ने कराया था, लेकिन लगता है कि कांग्रेस ने भी इसी तरह का सर्वे पंजाब को लेकर कराया होगा, जिसके बाद कांग्रेस ने पंजाब में बदलाव कर दिया। बीजेपी को हार की चिंता सता रही है, इसीलिए वो राज्यों में परिवर्तन कर रही है। बीजेपी की इस नीति से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। क्या पता अगला नंबर उनका आ जाए। नींद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भी उड़ी हुई है। 30 सितंबर को होने वाले उपचुनावों के परिणाम उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए तो 1 महीने बाद ही उनकी कुर्सी मुश्किल में फंस जाएगी। बंगाल में नंदीग्राम की कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है, जिसे जीतने के लिए बीजेपी गली गली घूमकर प्रचार कर रही है। वहीं ममता भावुक अपील से जनता को अपनी तरफ खींचने की जुगत में लगी है। भवानीपुर विधानसभा के एकबालपुर इलाके में अपनी पहली चुनावी बैठक में बोलते हुए ममता ने कहा कि अगर वो 30 सितंबर को होने वाले भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल नहीं करती हैं, तो उनकी पार्टी का कोई और व्यक्ति पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बन जाएगा। उन्होंने कहा कि बारिश होने पर भी अपना वोट जरूर दें। आपका एक एक वोट कीमती है। अगर मुझे एक भी वोट कम पड़ा तो इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। आत्मसंतुष्ट होकर मत बैठो और ये मत मान लो कि मेरी जीत पक्की है। अगर आप मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको मुझे वोट देना होगा। हर वोट महत्वपूर्ण है। जनता को लुभाने के लिए ममता बनर्जी ने हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, लेकिन मुझे वहां पर हराने की साजिश रची गई। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। भारत के संविधान के मुताबिक मुझे मुख्यमंत्री बने रहना है तो भवानीपुर विधानसभा सीट से मुझे जीत हासिल करनी होगी। ममता के लोगों से की गई ये अपील साफ दिखाती है कि वो किसी भी कीमत पर भवानीपुर उपचुनाव जीतना चाहती हैं, क्योंकि उनके लिए ये चुनाव बेहद खास है। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें 5 नवंबर तक राज्य विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। अब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी अपनी कुर्सी को बचा पाती हैं या नहीं।
ममता के लिए ये चुनाव जीतना बेहद जरूरी है और वो प्रचार में कोई कमी भी नहीं छोड़ रही हैं, क्योंकि चुनाव में मिली हार के साथ उनके हाथ से सीएम की कुर्सी चली जाएगी। ममता बनर्जी चुनाव में उलझी हैं तो केंद्र सरकार पेगासस मामले में उलझी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये बताने से इनकार कर दिया कि उसने लोगों की जासूसी कराई या नहीं, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के तेवर तल्ख हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले की जांच के आदेश दे सकता है। कोर्ट ने इस बात के साफ साफ संकेत दिए हैं कि पेगासस मामले की जांच जरूरी है और इसके लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जा सकती है। चीफ जस्टिस एनवी रमन ने कहा कि कमेटी कैसी हो और किस तरह से इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी, ये अगले सप्ताह साफ हो जाएगा। समिति के लिए कई विशेषज्ञों से संपर्क किया गया है। कुछ लोगों ने निजी परेशानियों के चलते इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, लेकिन जल्द ही विशेषज्ञों को फाइनल कर दिया जाएगा। दरअसल पेगासस जासूसी मामले में एडिटर्स गिल्ड समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन याचिकाओं में केंद्र सरकार पर कई भारतीय नेताओं, पत्रकारों की जासूसी करवाने का आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में हलफनामा दायर करने को कहा था, लेकिन सरकार की ओर से कोर्ट में दावा किया है कि इस मामले में वो राष्ट्रहित में कोई हलफनामा दायर नहीं करेंगे। केंद्र के रुख से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने तभी संकेत दे दिए थे कि वो अपनी ओर से जांच के आदेश दे सकते हैं। 13 सितंबर को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि जासूसी का मामला बेहद चौंकाने वाला है। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जासूसी के लिए गैरकानूनी तरीकों से पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था या नहीं। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि ये संबंधित एजेंसी की इजाजत से हुआ है या फिर विदेशी एजेंसी ने ऐसा किया है। अगर ऐसा है तो फिर यह सबके लिए परेशानी की बात है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि क्या सरकार ने कानून से इतर जाकर किसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तेवरों से साफ है कि जासूसी का मामला आम लोगों की निजता से जुड़ा हुआ है और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसे में कोर्ट अब कार्रवाई के मूड में दिख रहा है, जिससे केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लेकिन केंद्र के खिलाफ सिर्फ कोर्ट के ही नहीं बल्कि किसानों के भी तेवर तल्ख हो गए हैं और अब किसानों के निशाने पर वो राज्य हैं जहां चुनाव है। उत्तराखंड में इस बार बीजेपी सरकार मुश्किल में दिख रही है। पार्टी के सर्वे ही बता रहे हैं कि स्थिति सही नहीं है और इसलिए 6 महीने में ही 3 मुख्यमंत्री ये राज्य देख चुका है। जिस तेजी से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, उसे लेकर किसानों ने तंज भी कसा है कि चुनाव तक 1-2 और मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि वो उत्तराखंड में बीजेपी का विरोध करेंगे, लेकिन किसी दल का समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी के खिलाफ किसानों की झलक उत्तराखंड रुड़की के लक्सर में हुई किसान महापंचायत में भी दिखाई दी। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा के 7 साल के राज में 14 करोड़ नौकरियां मिलने की जगह चली गई। ये सरकार रेल, सड़क, कंपनियां सब कुछ बेच रही है। भाजपा वाले आएंगे तो पूछना कि गन्ने और धान की फसल के रेट क्यों नहीं बढ़े। सरकार गरीब की रोटी तिजोरी में बंद करना चाहती है। इन्हें वोट का डर दिखेगा तभी ये आपकी बात सुनेगी। जैसी दवाई इन्हें बंगाल की जनता ने दी, चुनाव में उत्तराखंड की ऐसी जड़ी बूटी देना जिससे भाजपा का इलाज हो जाए। टिकैत ने बीजेपी से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा लोगों को जाति, धर्म और क्षेत्रवाद में बांटने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आई तो हिंदू मुस्लिम को बांटकर राजनीति की। उत्तराखंड में आकर पहाड़वाद और मैदान में बांटा। इनसे सावधान रहना। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि किसानों का आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार नए कृषि कानून वापस नहीं ले लेती। टिकैत ने कहा कि सरकार को 27 सितंबर को किसानों की ताकत समझ में आ जाएगी। इस दिन किसानों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की। 3 दिवसीय यात्रा पर पीएम मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। बीते 7 सालों में पीएम की ये 7वीं यात्रा है, लेकिन इस बार पीएम लंबे अंतराल के बाद अमेरिका पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले साल की शुरुआत में कोरोना महामारी के चलते पीएम ने अपनी सभी विदेश यात्राएं रद्द कर दी थी। 1.5 साल में वो सिर्फ बांग्लादेश ही गए हैं और अब वो अमेरिका पहुंचे हैं। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो क्या कुछ है आज पीएम मोदी के कार्यक्रम में खास, जानिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना महामारी ने जमकर तबाही मचाई थी और कोरोना का कहर अभी भी जारी है, लेकिन दूसरों को नसीहत देने वाले पीएम मोदी खुद गाइडलाइंस का पालन करना भूल गए हैं। ये उनकी अमेरिका दौरे की कुछ तस्वीरों में देखा जा सकता है। दरअसल पीएम ने अमेरिका पहुंचकर उनसे मिलने आए लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें साझा की हैं। अब उन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि पीएम मोदी ने अमेरिका में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। इन तस्वीरों में पीएम ने कहीं भी 2
2 गज दूरी का ध्यान नहीं रखा है, न ही मास्क लगा रखा है। इसके अलावा वो लोगों से हाथ मिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पीएम 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं और अगर महामारी की बात की जाए तो कोरोना ने अमेरिका में जमकर तबाही मचाई थी। दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका में ही थे और अभी भी अमेरिका में कोरोना थमा नहीं है। अमेरिका अभी भी दुनिया भर में कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामलों के साथ महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है, क्योंकि वहां अभी भी हर रोज औसतन 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब ऐसे में पीएम मोदी की इस तरह बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या पीएम खुद के लिए कोई नियम या गाइडलाइन का पालन करना जरूरी नहीं समझते? पीएम की ये तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि ना उन्हें भारत की जनता की परवाह है और ना ही अमेरिका की। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।